Hello students, today in this video we are going to read your lesson 4 Landscape of the Soul. This is a part 1. ये Landscape of the Soul जो आपका chapter 4 है lesson 4 उसका part 1 है. नेथले ट्रेवरॉय द्वारा ये रिटन है. इस लेसन में बहुत कुछ आप चीनी पेंटिंग्स यूरोपियन पेंटिंग्स का डिफरेंस जानेंगे, सीखेंगे. बहुत ही नॉलेजेबल ज्ञान देने वाला ये पाठ है, लेसन है. यूरोपियन और चीनी कला के दृष्टिकोण से आपस में इनमें किस प्रकार का अंतर विरोध है ये हम इसमें जानेंगे. चीनी पेंटिंग क्या होती है? द चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच. चीनी पेंटिंग कल्पनाशील, आंतरिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है. वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ एन एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट. जबकि यूरोपीय पेंटिंग जो होती है वो बाहरी या वास्तविक वस्तु जो दिख रही है जैसी उसके वास्तविक दृश्य को ही वो प्रदर्शित रिप्रोड्यूस करती है. यहाँ पर हम सीखेंगे, ये भी जानेंगे द पेंटिंग्स ऑफ वू दाओजी. वू दाओजी जिसकी चीनी पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं एंड मेटर पेंटर्स ऑफ यूरोप इलस्ट्रेट दिस डिफरेंस. और किस प्रकार से हम वू दाओजी को यूरोप के मेटर चित्रकारों के चित्रांकन को अंतर इनमें है वो इस लेसन में हम सीखेंगे. हम इसमें शेंशुई के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे जो चीनी चित्रकला का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शेंशुई कॉन्सेप्ट, वो भी आप इसमें जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लेसन की स्टार्टिंग को देखते हुए आप ये जान लें कि इसमें बहुत ही अद्भुत कुछ बातें बताई जाएंगी. पेंटिंग्स के बारे में आप एक इमेजिनेटिव हो करके इस लेसन को आप पढ़ें. ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी हु लिव्ड इन द 8th century. पेंटर वू दाओजी के बारे में एक अद्भुत कहानी ये कही जाती है जो कि 8वीं शताब्दी में हुए थे. वू दाओजी 8वीं शताब्दी में हुए थे. तो एक कहानी है. हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द तैंग एम्परर जुआनजोंग. टैंग जो उनकी वू दाओजी की अंतिम पेंटिंग थी ये एक भूदृश्य थी जिसे बनाने के लिए जो टैंग सम्राट थे जुआनजोंग उन्होंने आदेश दिया था इस पेंटिंग को बनाने के लिए. देखिए इस चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी कि रूह का या आत्मा का भौगोलिक दृश्य या उसका परिदृश्य लैंडस्केप, इसके बारे में. तो यहाँ पेंटिंग्स की जो इनर ब्यूटी या उनका दर्शन होता है फिलॉसफी, उसी की बात हम इस लेसन में करेंगे. तो वू दाओजी की अंतिम पेंटिंग भी एक भूदृश्य थी, लैंडस्केप थी, जिसे बनाने के लिए टैंग सम्राट जुआनजोंग ने आदेश दिया था टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. और उसको कहा गया था कि वो एक राजमहल की दीवार को सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. तो जो पेंटर मास्टर थे उन्होंने अपने काम को एक पर्दे के पीछे छिपा रखा था, हिडन किया हुआ था. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. अतः वहाँ जो केवल सम्राट ही उसको देख सकता था और कोई उसे नहीं देख सकता था. फॉर अ लॉन्ग व्हाइल द एम्परर admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. अब जो उसने उस पेंटिंग में देखा सम्राट ने, वो पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें थी, तो उसको देख करके बहुत देर तक सम्राट इस अद्भुत दृश्य को प्रशंसा की नज़रों से देखते रहे, एडमायर करते रहे, उसको नज़रों से देखते रहे. उन्होंने क्या देखा उसमें? उन्होंने जंगलों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का, झरनों का, एक बड़ा विशाल आकाश में बादलों को तैरते हुए देखा, पहाड़ियों पर आदमी चलते हुए देखे, पक्षियों को उड़ते हुए निहारा. उन्होंने काफ़ी देर तक वो देखते रहे. लुक सर सेड द पेंटर. तो पेंटर जो मास्टर था उसने कहा, देखिए श्रीमान, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. पर्वत के नीचे के भाग की ये एक गुफा दिख रही है, इस गुफा में एक आत्मा रहती है. ऐसा पेंटर ने उसको कहा सम्राट को जब वो उस पेंटिंग को निहार रहे थे. द पेंटर क्लेप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड.
ये कह करके पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई, क्लैप किया और गुफा का जो द्वार था, प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। उसने कहा, पेंटर ने सम्राट को, इसके अंदर का भाग बहुत ही दिव्य है, स्प्लेंडेड है, जिसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्दों में जिसको नहीं बोला जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, श्रीमान मुझे रास्ता दिखाने की इजाजत दें। यानी कि आप इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस लाइन को लें, जब वो ये कहता है प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, श्रीमान मुझे रास्ता दिखाने की इजाजत दें। यानी आप देखिए, सम्राट को पेंटर ने एक चित्र दिखाया, पेंटर ने इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया, उसको छुपा करके रखा, तो राजा ने जब उस पेंटिंग को देखा, उसकी प्राकृतिक दृश्य को देखा, तो वो देखता रह गया। फिर उसको वो देख करके पेंटर उसको राजा को कुछ बताना चाहता है कि उस पेंटिंग में एक गुफा है, वहाँ एक गुफा में देखिए एक बहुत ही अलौकिक दृश्य है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मुझे रास्ता दिखाने दो, ऐसा उसने कहा। द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर उस गुफा में घुस गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, परंतु प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया, उसके जाते ही बंद हो गया घुसने का दरवाजा। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और इससे पहले कि सम्राट हिलडुल पाता और एक भी शब्द वो बोल पाता, वो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। Not a trace of Wu Daoji's brush was left. वू दाऊजी के ब्रश का एक भी चिन्ह, एक भी निशान बाकी नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और फिर वो वू दाऊजी कलाकार कभी भी इस दुनिया में नहीं दिखा। तो ये एक स्टोरी है, कहानी है जो वू दाऊजी के बारे में कही जाती है। सच स्टोरीज, इस तरह की कहानियाँ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ऐसी कहानियाँ चीन के प्राचीन क्लासिकल शिक्षा में महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। वहाँ के जो महत्वपूर्ण हुए हैं व्यक्ति, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और जुहांगी की किताबें इससे भरी पड़ी हैं, ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। वो शिक्षास्पद हैं, ऐसी शिक्षा चीनी शिक्षा में दी जाती है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। वे एक शिक्षक को अपने शिष्य को सही दिशा में ले जाने में मदद करती हैं, ऐसी कहानियाँ। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट यानी इसमें कुछ ब्लैक कलर से कुछ बोल्ड वर्ड्स दिए हैं वोकेबलरी। एनेक्डोट माने फ्रॉम द टेक्स्ट, एनेक्डोट कैन बी इन्फर्ड एज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट स्पेशली ऑफ एन इंटरेस्टिंग नेचर। यानी एक प्रकार का ये किस्सा होता है, कहानियाँ किस्सा जो बोला जाता है शॉर्ट टाइप में, ये होता है एनेक्डोट। तो ऐसी कहानियाँ चीन के क्लासिकल शिक्षा के महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं, और कन्फ्यूशियस और जुहांगी की इनकी किताबें ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। वे एक शिक्षक को अपने शिष्य को सही दिशा ले जाने में मदद करती हैं। तो बियॉन्ड द एनेक्डोट, इन कथाओं से परे, इन कहानियों से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। वे इन भावनाओं को गहराई से प्रकट करती हैं जिसमें कला को माना जाता है। यानी ये जो कहानियाँ हैं, कन्फ्यूशियस और जुहांगी की किताबें जो चीन के क्लासिकल में पाई जाती हैं, ये सभी कहानियाँ कथाओं से परे, यानी कहानी तो है ही पर उनसे भी अलग, ये उन भावनाओं को गहराई से प्रकट करती हैं जिनमें कि आर्ट को, कला को कंसीडर किया जाता है, कला को माना जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, और इस कहानी के विरोधाभास में एक और कहानी है, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। एक और कहानी है इस कहानी के विरोध में कि एक पेंटर के बारे में जिसने एक ड्रैगन का चित्र बनाया। ड्रैगन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के जानवर पुराने पहले पाए जाते थे, उनको ड्रैगन बोला जाता था, पंख होते थे उसके। तो ड्रैगन का चित्र बनाया उसने, और उसमें उसकी आंखें पेंटर ने इस डर से नहीं बनाई कि
कि वो पेंटिंग से उड़ जाएगा। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, मतलब ड्रैगन का चित्र बनाया पर उसकी आंखें नहीं बनाई इस डर से कि वो उड़ जाएगा। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. ये एक पुरानी कहानी जो देश है फ्लैंडर्स उसके मूल निवासी ने कही थी और उसे एक वेस्टर्न पेंटिंग का मैं प्रतिनिधि पाता हूँ। लेखक कहता है उसको मैं रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पेंटिंग का मानता हूँ। तो ये एक भाव होता था चीनी पेंटिंग में कि देखिए आप उसने पेंटिंग बनाई ड्रैगन की, परंतु इस तरीके से बनाई कि उसने आंखें ही नहीं बनाई। आंखें इसलिए नहीं बनाई उस ड्रैगन की कि यदि वो उड़ गया तो, यानी कितनी इमेजिनेटिव कल्पनाशीलता है उनकी चीनी पेंटिंग में, ये आप महसूस कीजिए। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called क्विंटेन मैथ्से fell in love with a painter's daughter। अब एक और कहानी आप देखें यहाँ पर, 15वीं सदी में एंटवर्प एक मास्टर लोहार था। लोहार जो लोहे वगैरह के ठोकने पीटने का काम करते हैं। चीनी व्यक्तियों को अधिकतर उनके आगे मास्टर लगा दिया जाता है, चाहे वो कराटे का मास्टर हो या कारीगर हो कोई भी, तो मास्टर शब्द चीन में यूज किया जाता है। तो 15वीं सदी में जो एंटवर्प है एक मास्टर ब्लैक स्मिथ माने लोहार, तो एक मास्टर लोहार जिसका नाम क्विंटेन था, कॉल्ड क्विंटेन मैट्सिस उसका नाम था, फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, वो एक पेंटर की पुत्री के लड़की के प्यार में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब चूंकि जो क्विंटेन था वो एक लोहार था, तो लड़की के पिता को अपने सन इन लॉ जमाई के रूप में, दामाद के रूप में ऐसे प्रोफेशन वाले व्यवसाय को स्वीकार वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो पेंटर था उसका पिता लड़की का। सो क्विंटेन स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened। तो इसलिए क्विंटेन जो 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 उस पेंटर की लड़की को प्यार करता था, उस क्विंटेन ने पेंटर के स्टूडियो में वो चुपके से घुसा, स्नेक्ड माने चोरी से घुसा और उसने उनके जो अभी तक के जो चित्रकारी यहाँ करते उसको, उसका जो पैनल होता है चौकोर, उस पैनल पर एक मक्खी को ऐसी डेलिकेट रियलिज्म, एक सूक्ष्म वास्तविकता से पेंट किया। यानी जो उसने पेंटिंग बना रहा था पेंटर लड़की का पिता, उस पर चुपके से स्टूडियो में क्विंटन घुस गया और उसकी पेंटिंग के पैनल पर उसने एक मक्खी को इतने सूक्ष्म वास्तविकता के साथ, डेलिकेट रियलिज्म के साथ पेंट किया कि जो मास्टर था लड़की का पिता, मास्टर ने वास्तविकता जानने के लिए पहले तो मक्खी को झपट्टा मार करके, फ्लाई माने मक्खी, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। मक्खी को झपट्टा मारकर उसने भगाने का प्रयास किया। अब आप देखिए कितनी वास्तविकता के साथ में, सूक्ष्म वास्तविकता के साथ में, डेलिकेट रियलिज्म के साथ में क्विंटेन ने उस मक्खी को उस पेंटिंग पर बनाया कि पेंटर जो था असली, जो उसको बना रहा था पहले, उसको ऐसा लगा मानो तो ये एक रियल की मक्खी उसकी पेंटिंग पर बैठ गई है और उसने झपट्टा मार के उसको भगाने की कोशिश की। तो ऐसा ये एक किस्सा है। क्विंटेन वाज immediately admitted as an apprentice into his studio। तो वो इतना प्रभावित हुआ पेंटर उस लड़के से, क्विंटेन से, क्विंटेन तत्काल एक शिष्य के रूप में, एक प्रशिक्षु के रूप में स्टूडियो में नियुक्त किया गया। उसको एक प्रशिक्षु, एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया उस लड़की के पिता ने। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसने अपनी प्रियतमा से शादी की और अपने समय का, अपने टाइम का एक अत्यंत प्रसिद्ध पेंटर वो क्विंटेन बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। ये दोनों कहानियां इस बात को चित्रित करती हैं कि आर्ट जो होती है, कला, किस प्रकार की उपलब्धि को हासिल करना चाहती है। A perfect illusionistic likeness in Europe
भ्रम में डालने वाली समानता यूरोप में इल्यूजनिस्टिक में होता है भ्रम में डालने वाली, यानी हमको डाउट में ला दे। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, भ्रम में डालने वाली समानता यूरोप में और एशिया में आंतरिक जीवन व चेतना के मूल तत्व को इन पेंटिंग में हमको देखने को मिलती है। किसी का भी स्टूडियो पेंटर का कैसा होता है वो आपको स्क्रीन पर एक बताया गया है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. अब आप अंतर समझें कि चीनी और यूरोप की जो पेंटिंग्स होती हैं उनमें किस प्रकार का अंतर होता है, ये आप बारीकी से समझेंगे। चीनी कहानी में सम्राट एक पेंटिंग का आदेश देता है, ठीक है। इन द चाइनीज स्टोरी जो आपने अभी पढ़ी थी इसमें शुरुआत में, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, वो पेंटिंग का आदेश देता है और उसका जो आउटर अपीयरेंस है, बाहरी स्वरूप है, उसकी वो प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, किंतु कलाकार उसे अपने कार्य का सच्चा अर्थ समझाता है। जो उसने पेंटिंग की है उसका वो सच्चा अर्थ समझाता है, क्योंकि राजा केवल बाहरी परिदृश्य को देखता है, वो उसमें छिपी हुई भावना को नहीं समझ पाता, तो कलाकार उसके अंदर की जो भावना है उसको दिखाने की कोशिश करता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही वॉज कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। एक सम्राट अपने क्षेत्र में जिसे उसने जीता है उसी पर शासन कर सकता है, परंतु कलाकार आर्टिस्ट अंदर का रास्ता जानता है। मतलब इस बात को आप ऐसे समझें कि जो कलाकार होता है एक सम्राट जिसने कि एक क्षेत्र जीता है और उस पर शासन कर सकता है, किंतु अंतरात्मा का रास्ता केवल एक कलाकार जानता है। ये बात आप समझें, यानी कि भले ही एक सम्राट पूरे राज्य पर शासन कर सकता हो और उसको जीत करके उसके क्षेत्र पर अधिकार कर सकता हो, किंतु केवल एक कलाकार किसी भी भौतिक उपस्थिति से परे होकर के जाने में सक्षम होगा। यानी भौतिक जो परिदृश्य है, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब तो राजा ने देखा भौतिक उपस्थिति, परंतु कलाकार उससे अलग जाता है, उससे ऊपर होकर के जाता है। वह ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्य का मार्ग और उसके तरीके दोनों जानता है कलाकार। कैसे हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, उसके काम का सही अर्थ केवल उसके द्वारा जो तरीके बताए गए हैं पेंटर के, कलाकार के ज्ञात तरीकों से ही देखा जा सकता है, चाहे वो सम्राट कितना भी शक्तिशाली सम्राट हो। मतलब ये है इस बात का। अब देखिए आगे, लेट मी शो द वे द ताओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। जब हमने ऊपर की एक लाइन पढ़ी थी जिसमें कि वो मैंने आपको बताया था कि ध्यान से इस लाइन को सुने, तो उसमें एक सेंटेंस आया था, मुझे रास्ता बताने दो, लेट मी शो द वे। तो जो दाओ के एक शब्द का अर्थ है, ये शब्द का अर्थ क्या है? ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब वो दोनों जो है रास्ता और तरीका, जो मैनर है और ढंग है जाने का, वो विश्व के रहस्यतम कार्यों को कलाकार जानता है, वो उनके लिए बताता है। द पेंटिंग इज गॉन, आपने देखा कि पेंटिंग तो जा चुकी है, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, किंतु कलाकार अपनी मंजिल जो है किसी भी तरह के मंजिल तक वो पहुंच चुका है, और वो बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, वो किसी भी पदार्थ के जो प्रकटीकरण होता है, मटेरियल अपीयरेंस होता है, उसके बियॉन्ड जा चुका है, उससे दूर जा चुका है, उससे परे जा चुका है, और राजा इस बात को नहीं समझ पाता। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. अब यहाँ पर जो फिगरेटिव पेंटिंग आया है उसका मतलब है कि इट रिफर्स टू द मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है यहाँ पर ऑफ ए पीस ऑफ आर्ट थ्रू द आईज ऑफ द क्रिएटर्स इमेजिनेशन। जो क्रिएटर की इमेजिनेशन है उसकी नज़रों से इसको मेटाफोरिक किया हुआ है।
तो देखिए आप, ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक क्लासिकल चीनी भूक्षेत्र एक वास्तविक दृश्य को पुनः प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि पश्चिमी पेंटिंग्स में होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज, जो यूरोपीय पेंटर ये चाहता है कि तुम उसकी आंखों को उधार ले लो। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and locate a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. यूरोपीय पेंटर चाहता है कि तुम उसकी आंखों को उधार ले लो और एक खास भूक्षेत्र उसी तरह देखो, लैंडस्केप को उसी तरह देखो कि जैसा उसने देखा है, एक खास दृष्टिकोण से देखना है, स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, परंतु एक चीनी पेंटर एक अकेला दृष्टिकोण नहीं चुनता है। जब वो पेंटिंग बनाता है तो वो सिंगल व्यू पॉइंट से नहीं चलता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन बट एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। चीनी जो पेंटर है उसका भूक्षेत्र वास्तविक नहीं है और तुम उसमें किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और उस पेंटिंग में तुम यात्रा कर सकते हो। एंड द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। फिर तुम उसमें यात्रा कर सकते हो और कलाकार तुम्हारी आंखों के लिए एक रास्ता तैयार करता है। कलाकार तुम्हें आंखों के लिए एक रास्ता बताता है ताकि तुम ऊपर नीचे यात्रा कर सको। टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट, और फिर आराम से वापस आ सकते हो। यानी ये चीनी पेंटिंग्स की विशेषता होती है कि वो केवल एक पेंटिंग्स नहीं बनाते, उसके अंदर वो कुछ ना कुछ छिपा के रखते हैं। उस चीज को कलाकार ने जो बताया है उसको हमको समझना पड़ता है। इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं कि इनको देखते देखते कोई भी व्यक्ति उनमें घुस सकता है, यात्रा कर सकता है, सोच सकता है, कल्पनाशीलता में घुस सकता है और आराम से घूमते घामते वो वापस भी आ सकता है। ये विशेषता होती है चीनी पेंटिंग्स की। This is even more true in the case of a horizontal scroll. अब ये चीनी पेंटर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल टाइप की पेंटिंग बनाते हैं। इसको आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैसा होता है। एक सिरे से शुरू करते हुए दूसरे सिरे तक पेंटिंग को ले जाते हैं और फिर उसको घुमा करके एक चिट्ठी को, जैसे एक जन्म पत्री होती है, उसको घुमा के रख लेते हैं। जन्म पत्री लंबी लंबी चली जाती है, अपन खोलते जाएं तो इस तरह की पेंटिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो एक जो क्षैतिज स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के मामले में ये कहना ज़्यादा सच होगा, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के मामले में ये कहना ज़्यादा सच होगा जिसमें कि पेंटिंग के एक सिरे से कि एक भाग के मामले में ज़्यादा धीमी शुरुआत होगी, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे उसको बनाने की, फिर उसे ऊपर रोल करना शुरू कर देंगे दूसरी तरफ, और वो समय के एक नए डायमेंशन, आयाम को जोड़ेगा जो कि अन्य प्रकार की पेंटिंग में संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार की विशेषता हॉरिजॉन्टल पेंटिंग में पाई जाती है। आप यूट्यूब पर इसको सर्च करके देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पेंटिंग को। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें जो है व्यूअर है, दर्शक जो है, उसकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, जो कि एक निश्चित रूप से भौतिक भी है और एक मानसिक भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज। चीनी पेंटर उसकी आंखें आपको उधार नहीं देना चाहता जैसा कि यूरोपियन पेंटर चाहता है। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। चीनी पेंटर चाहता है कि आप उसके मस्तिष्क में घुसें, उसके दिमाग में प्रविष्ट करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। भू क्षेत्र जो बनाता है वो लैंडस्केप, वो एक आंतरिक आध्यात्म और वैचारिक स्थान को बनाता है।
मतलब कि चीनी कला ये बताती है कि जहाँ एक चीनी चित्रकार आपको अपनी आंखों को उधार लेने की जगह अपने दिमाग में प्रवेश करना चाहता है, वो एक शारीरिक और साथ ही एक मानसिक भागीदारी है। इसमें आप मतलब आपको शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों तरीके से उसकी पेंटिंग में प्रवेश करना होता है। वो आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई एक ऐसी पेंटिंग नहीं होती, वो एक ऐसी यात्रा होती है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है और दर्शक की आंखों के द्वारा वापस आती है। ये लैंडस्केप वास्तविक नहीं है और किसी भी बिंदु से यहाँ पॉइंट से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं और अपने अपने अलग अलग अर्थ इसमें निकाल सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई। अब ये शेंशुई शब्द आपके सामने आया है। शेंशुई शब्द चीनी चित्रकला का एक बहुत ही नामी चीज़ है, या आप इसको समझ सकते हैं। ये एक धारणा है, शेंशुई के नाम से इसको जानी जाती है। ये धारणा, एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत है, शेंशुई के नाम से इसको व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ होता है लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय जल, पर्वत का पानी। ये आपको बहुत समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और ये आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। जब भी आप आगे जाएंगे, चीनी पेंटिंग्स की बात करेंगे, या आप कभी किसी गैलरी में जाते हैं या किसी मॉल में जाएंगे तो चीनी जहाँ खिलौने आइटम रखे हों, वहाँ पर हमको शेंशुई के आपको एक सिंबल भी दिखेंगे, शेंशुई के निशान भी दिखेंगे। आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा आपको बताते हैं। तो ये दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई लिटरली माउंटेन वाटर। तो शेंशुई जो धारणा है उसका अर्थ होता है पर्वतीय जल, which used together represent the word landscape, जो कि जो ये साथ साथ ये शब्द जो है लैंडस्केप, भू क्षेत्र, उसको भी ये बताता है। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. ये दो तत्वों की छवि ये दो समसामयिक पोल्स, ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करती है। दाओइस्ट जो चीन की धारणा परंपरा है, विश्व का दाओइस्ट का प्रतिनिधित्व ये चीज करती है। ये आपको पेंटिंग जो दिख रही है सामने, यही है एक तरीके से शेंशुई पेंटिंग इसको कहते हैं, जिसमें माउंटेन वाटर रहता है, पर्वत से निकलता हुआ जल आता है। इस तरह की पेंटिंग्स शेंशुई में बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर दोनों, माउंटेन किस चीज का प्रतीक है और जल किसका प्रतीक है, पर्वतीय जल। इसको आप यहां अब समझें। द माउंटेन इज यांग, यहां पर जो पर्वत है माउंटेन, वो यांग कहते हैं उसको। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। यांग जो है पर्वत, वो स्वर्ग की ओर, हेवन की ओर सीधा ऊर्ध्वगमन स्थिर है, जैसे पर्वत होता है आसमान की तरफ, ऊष्म है और सूर्य में सूखा, जबकि सूर्य में सूखा है, ड्राई है ये पर्वत। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो पानी है वो यिन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। जो यिन है वो क्षैतिज और धरती पर स्थित है, द्रव है, पानी, नम और ठंडा है। ठीक है, तो यांग और यिन, ये आपने देखा, यांग पर्वत का प्रतीक है, यिन जल का प्रतीक है। इसको मिला करके बनता है माउंटेन वाटर यानी शेंशुई। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. अब आप दाओइज्म जो सिद्धांत है, धारणा है, उसको आप समझें। यहाँ यांग और यिन से और भी क्लियर करते हुए, यिन जो जल होता है, यिन की पारस्परिक क्रिया कैसी होती है? ये ग्रहणशील होती है, ग्रहणशील करने वाली यानी प्राप्त करने वाली। विश्व ऊर्जा का फेमिनाइन, स्त्री वाला पहलू है ये, और उसका प्राकृतिक पूरक जो है वो पूरक कौन होता है? यांग होता है।
काउंटर पार्ट यानी प्रतिरूप उसका यांग होता है, और वो एक्टिव एंड मैस्कुलिन, वो सक्रिय होता है और पुरुषत्व को बताने वाला होता है। इट्स ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ये वास्तव में दाओइज्म की आधारभूत धारणा को ही बताता है। जैसे कि आपने देखा हो हमारे भगवान शिव का भी प्रतीक जो है, आपने कभी किसी कैलेंडर में देखा हो, दो तरीके से आधे हिस्सों में बटा होता है। आधी बॉडी पार्वती यानी औरत की रहती है, आधा जो है वो शिव का रहता है। तो ये ब्रह्मांड का एक स्वरूप होता है। जिस प्रकार से यहाँ इस फोटो में आप देखें, दाओइज्म की परंपराओं को आप इस फोटो से अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो ब्लैक एंड वाइट निशान इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये दाओइज्म का बहुत फेमस मोनो है। इसको आप कहीं भी आप जाएंगे तो इसको देख सकते हैं, लॉकेट वगैरह भी इसके मिलते हैं। तो ये चीनी आइटम में मिलता है। ये सिद्धांत उसी चीज़ को बताता है जैसे कि शिव और पार्वती का आधा आधे बॉडी जो रहती है वो। यहाँ पर देखिए एक काला हिस्सा है और एक ब्लैक हिस्सा है, और काले हिस्से में एक सफ़ेद आँख बनी हुई है और वाइट वाले हिस्से में एक ब्लैक आँख बनी हुई है। यहाँ पर काला जो हिस्सा है वो हमारे लिए इस तरीके से आप देखिए एक लेडीज़ यानी जिसको यिन बोलेंगे उसका प्रतीक है, और ये वाइट वाला हिस्सा पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। इसको यहाँ ये भी कह सकते हैं, यहाँ गर्म और ठंडा। आपको ये बताया, ये भी एक चीज़ बताई कि जो माउंटेन है वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है, गर्म है, सूर्य के ताप में है। ठीक है, तो ये हिस्सा देखिए इस पिक्चर में, ये आधे हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है और आधे पर अंधेरा है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमको दिखती है, जो सूर्य का हिस्सा होता है वो गर्म होता है, माउंटेन होता है, और बाकी हिस्सा फिर उस समय ठंडा रहता है। यानी यांग और यिन, ये जो बातें हैं, यांग यानी मैस्कुलिन, यिन यानी फेमाइन। यहाँ ये पृथ्वी को भी हम देख सकते हैं उसके हिस्से पर किस प्रकार से। तो गर्म चीज़ होती है वो किस चीज़ का प्रतीक होती है वो आप देखें, और जो कूल ठंडी चीज़ होती है वो किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, तो अब इस पेंटिंग इनको देखने के बाद में आप इसको आगे पढ़ेंगे तो और भी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। What is often overlooked in an essential third element। अब यहाँ एक चीज जो तीसरा एलिमेंट होता है, प्रायः जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, वो एक तीसरा एलिमेंट है, तत्व है बीच की शून्यता, जहां उनका पारस्परिक संबंध स्थान लेता है। द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर उनका पारस्परिक संबंध स्थान लेता है वो बीच की शून्यता होती है, वो वॉइड यानी शून्यता। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इस चीज को आप हमारा जो योग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में भी इस चीज को देख सकते हैं। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, यानी श्वास को अंदर लेना, फिर उसको रिटेन करना यानी रोकना सांस को, और फिर सांस को बाहर निकालना, ब्रीद आउट। ये प्राणायाम में जो प्रोसेस होती है वो भी इस चीज का प्रतीक है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज अ वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। यहाँ जो बीच का हिस्सा होता है यानी श्वास को स्थिर रखना, रिटेन करना, वही भाग होता है वो शून्य है, जहाँ पर का अंधेरा उजेला मिलता है वो शून्य है, जहाँ ध्यान आता है, जहाँ का मेडिटेशन आता है हमको। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल। ये जो मध्य का शून्य है वॉइड, वो अति आवश्यक है, इसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। और यही श्वेत का, सफ़ेद का महत्व है जो आपको पेंटिंग बताएगी। उसमें जो वाइट है हिस्सा, वो वाइट का यही महत्व है। चीनी भूक्षेत्र की पेंटिंग में इस पेंट में इस वाइट वाले को पेंट में नहीं किया जाता है, इस भाग को छोड़ दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। यह वो भी है जिससे कि मनुष्य एक आधारभूत भूमिका पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और आकाश और धरती के बीच की ही ये जगह होती है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पर कि विश्व के दोनों पोल्स, दोनों ध्रुवों के बीच में संवाद का ये एक वाहक
बन जाती है। His presence oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. भले ही वो केवल एक सुझाव के रूप में हो, परंतु उसकी उपस्थिति अपरिहार्य है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उस शून्य की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, भले ही ये केवल एक सुझाव के रूप में हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी पीक्स ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों द्वारा दबाई गई, गायब हो जाने से वो दूर हो जाती हो, परंतु वो है। He is in Francois Chang's wonderful expression, वह फ्रैंकोइस चैंग की अद्भुत अभिव्यक्ति है और उसको कहा जाता है द आई ऑफ द लैंडस्केप, भू क्षेत्र की आंख, जो आपने उस पेंटिंग में देखी। तो ये जो आपको बताया गया है इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, ये एक्सपर्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल से। इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, चाइनीज पेंटिंग की जो इथिक्स और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्मवाद है, उससे ये लेसन लिया गया है। स्लाइटली एडिटेड, थोड़ा थोड़ा इसको एडिट किया गया है। इसका सेकेंड पार्ट आप जल्दी ही पाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपको अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए स्क्रीन पर लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करते ही लाल कलर इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल, पर्सनलाइज, नन, इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल, उसको आपको दबाना है। उसको दबाते ही मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तत्काल आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा आपका नहीं लगना है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए MP इंग्लिश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।